हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हुक्स लॉ और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, पहले वो सुनो कि अगर बॉडी में डिफॉर्मेशंस स्मॉल है, स्मॉल डिफॉर्मेशंस है, तो स्ट्रेस हमेशा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मिलेगा फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। ये स्टेटमेंट है, तो आप चाहे तो नोट कर ले मेरे साथ साथ। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस stress is always proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. मतलब ये सिर्फ स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए है। तो अगर स्मॉल डिफॉर्मेशंस होंगी बॉडी में तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मतलब मैथमेटिकली अगर इसे लिखना चाहूं मैं, तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ये कब होगा? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। अगर डिफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा नहीं है बॉडी में तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं अपन, यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? E इज इक्वल टू आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर बॉडी में स्मॉल डिफॉर्मेशंस हैं तो स्ट्रेस मिलेगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है उसे अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफरेंट कैटेगरीज में मिलेगा आपको। तो हम एक एक करके अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की चर्चा करते हैं। आइए पहले सॉलिड्स की बात करें। फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स में बात करें अगर, तो वहां डिफाइन किया था हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं। ध्यान देना जरा। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और एफ फोर्स लगाया हमने डिफॉर्मिंग। ये कैसा है? कंप्रेसिव या टेंसाइल? टेंसाइल लेंथ बढ़ेगी इससे। तो मान लो कि लेंथ एल है और इस इन फोर्सेस की वजह से स्ट्रेच हो गई बॉडी, स्ट्रेच हो गई, और अब हो गई लेंथ इसकी बढ़ के L प्लस डेल्टा L। तो यहां पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये डिनोट होगा Y से सॉलिड्स में, और इसे बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, ध्यान रहे। सब बेसिक डेफिनेशंस बता रहा हूं पहले कि कौन सा मॉड्यूलस क्या है। तो सॉलिड्स में डिफाइन होगा, सॉलिड्स में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो जाना जाता है यंग्स मॉड्यूलस के नाम से। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह लिख दिया मैंने Y। स्ट्रेस कैसी स्ट्रेस होगी? ये लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो आ गया F अपॉन ए, ये हो गया स्ट्रेस। और स्ट्रेन कितनी हो गई? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है? डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ ही एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। ये हो गया आपका यंग्स मॉड्यूलस। मतलब आ गई यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई, यहां से एल चला गया ऊपर, तो एफ इंटू एल बाई एरिया ए डेल्टा एल। ये है आपका यंग्स मॉड्यूलस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग सॉलिड्स में डिफाइन होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो जब भी यंग्स मॉड्यूलस की बात होगी तो आपके जहन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसकी बात आनी चाहिए।
इसलिए डिफाइन करा हमने। सॉलिड्स में डिफाइन होता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टिविटी। दो तरह के मॉडल्स मिलेंगे आपको। अब फिलहाल चलिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूं फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, इनकी बात करता हूं। आइए, लिक्विड से गैसेस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन किया था हमने। लिक्विड से गैसेस में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिनोट होगा बी से। इसे बोलते हैं अपन बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। तो ई को रिप्रेजेंट किया बी से हमने, और बल्क मॉड्यूलस डिफाइन होगा लिक्विड से गैसेस में तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, वही एफ अपॉन ए। जिसे मान ले कि ये बॉडी है शुरू में वी वॉल्यूम की, और चारों तरफ से फोर्सेस लगाया हमने यहां पे ये, तो वॉल्यूम घट के हो गई इसकी v माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज हो गई, तो बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होती है, डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी नेगेटिव, चेंज इन डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस साइन लगा देता हूं मैं यहां पे। फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है उसे अपन क्या बोलते थे, प्रेशर भी कहते थे, क्योंकि यहां पे फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें। तो एफ अपॉन ए को क्या बोल सकते हैं, प्रेशर भी। तो बल्क मॉडुलस हो गया पी, एफ अपॉन ए की जगह प्रेशर, वी चला गया ऊपर तो आ गया पी वी अपॉन डेल्टा वी माइनस। ये है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं अपन किसके करस्पॉन्डिंग, लिक्विड्स या गैसेस में। सॉलिड्स में डिफाइन नहीं करते, क्योंकि सॉलिड्स में अगर आप प्रेशर लगाओगे तो चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वो कंसिडरेबल होता नहीं। तो वहां पे हालांकि क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं आपको जहां पे बल्क मॉडुलस की चर्चा सॉलिड्स के लिए करी हमने, तो कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे जो बोला मैंने कि मान लो एक सॉलिड है, उसकी वॉल्यूम v है, चारों तरफ फोर्स लगाया तो डेल्टा v वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, तो बल्क मॉडुलस होगा आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स बाय एरिया, तो जाहिर है वो प्रेशर है आपका, ये प्रेशर p, f अपॉन a की जगह हमने प्रेशर p, और ये स्ट्रेन डेल्टा v अपॉन v। माइनस साइन से रखा हमने क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो पॉजिटिव होगा, तो स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा v नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगा दिया हमने। तो f अपॉन a की जगह प्रेशर p, v चला गया ऊपर अपॉन डेल्टा v। तो ये है बल्क मॉडुलस। और याद रहे कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है इसे बोलते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी भी। न्यूमेरिकल्स में पढ़ सकती है इसकी जरूरत। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है वो जाना जाएगा कंप्रेसिबिलिटी के नाम से भी। तो कंप्रेसिबिलिटी ये जो टर्म है वो डिफाइन किसके लिए होता है, लिक्विड से गैसेस के लिए, जनरली सॉलिड्स के लिए नहीं, है ना। मैं फिर से आपको अलार्म कर रहा हूं कि आप ये याद रखें कि बल्क मॉडुलस यूजुअली डिफाइंड है लिक्विड्स और गैसेस के लिए, लेकिन कभी कभी सॉलिड्स में भी चर्चा हो सकती है इसकी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है कभी देखने को मिल जाए थर्मल एक्सपेंशन वगैरह में। एनीवेज, तो सॉलिड्स की यूजुअली डिफाइंड क्या होता है आपका, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक और है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी सॉलिड्स के लिए है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में इलास्टिसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ईटा से, कि मान ले ये बॉडी है, एफ फोर्स लगाया आपने और ये वाला फिक्स कर दें तो ये बॉडी डिफॉर्म होगी। ये लेयर जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले लेयर का, वो एंगल अगर मैं फाई मान लूं, नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना, ये एंगल फाई मान लूं मैं कि फाई एंगल घूम गई, इसी फाई को अपन क्या बोलते थे, शेयरिंग स्ट्रेन बोलते थे, है ना, या शेयर स्ट्रेन जो बोलना चाहे आप। तो यहां भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन होगा, स्ट्रेस तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन हो गई फाई। तो तीन तरह के मॉडुलस कांस्टेंट हमें डिफाइन करें। यंग्स मॉडुलस यूजुअली सॉलिड के लिए, याद रहे यंग्स मॉडुलस क्या है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिक्विड से गैसेस के लिए मूवमेंट का डिफाइन होगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है? ये क्या है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऊपर में, और ये क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माइनस साइन क्यों दिया? क्योंकि मॉडुलस कांस्टेंट होता है, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पड़ेगी तो वॉल्यूम कम होगी, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि डेल्टा भी तो ऑलरेडी नेगेटिव है। और एक और डिफाइन होगा सॉलिड्स में, हालांकि बहुत सा रेयर है लेकिन इसकी चर्चा भी हो सकती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो वो क्या हो गया? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो हर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है एक नया तरह का मॉडल कांस्टेंट देता है, जिसे अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सबके अलग अलग केसेस में अलग अलग नाम है, जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये बेसिक्स हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको मैं इनके एप्लीकेशन सिखाता हूं, तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें और ये चीजें नोट कर लें। ये जो चीजें हमने सीखी अभी लगाते हैं इस वाले इलस्ट्रेशन में। कह रहे हैं एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, वेट है W, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो बोल रहे हैं टोटल इसको फिक्स्ड एंड से हमने फिक्स सपोर्ट से हैंगिंग पे पोजीशन पे डाल दिया। कह रहे हैं कि कितनी इलॉन्गेशन होगी टोटल, और इन्होंने बोला कि नेगलेक्ट लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा, है ना। ये कहानी है इनकी। आओ शुरू करते हैं। तो फिक्स्ड एंड से x नीचे गए और छोटा सा पार्ट कंसिडर करा हमने इसका dx लेंथ का, ये dx लेंथ का। तो x यहां पे फिक्स्ड एंड से x डिस्टेंस लिए टेंशन कितनी होगी? टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फिक्स्ड सपोर्ट कितना होगा टेंशन? बताओ। यहां पे टेंशन उतना ही होगा जितना नीचे वाले वेट को हैंडल करने में लगेगा, यहां पे टेंशन उतना ही लगेगा जो नीचे वाले वेट को बैलेंस कर ले। तो अगर ये x लेंथ है तो जाहिर है नीचे लेंथ कितनी हो गई? यहां से यहां तक ये हो गई L माइनस एक्स। तो यहां पे टेंशन उतना ही होना चाहिए जितना इस L माइनस एक्स का वेट है। तो L लेंथ में W वेट, यूनिट लेंथ में वेट W अपॉन L। तो L माइनस एक्स लेंथ में वेट कितनी? W अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। क्लियर है पॉइंट ये? तो स्ट्रेस कितनी हो गई यहां पे? स्ट्रेस हो गई फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन ए। टेंशन की वैल्यू रख दें तो आ गया W इंटू L माइनस एक्स अपॉन L, ए भी नीचे चला गया। इतनी स्ट्रेस होगी फिक्स सपोर्ट से x डिस्टेंस पे। ये अब ध्यान दे, छोटा सा पार्ट dx और अगर लोगे तो उसमें भी स्ट्रेस कंसिडरेबली चेंज नहीं होगी। टेंशन जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ते जाएंगे आप लोअर एंड तक जाएंगे, टेंशन वेरी करेगी, लेकिन x डिस्टेंस पे जो टेंशन होगी x प्लस dx पे भी ऑलमोस्ट टेंशन वही होगी। तो मैं मान रहा हूं कि dx और थोड़ा सा बढ़ गए तो उसमें टेंशन चेंज नहीं हुई, तो जाहिर है कि स्ट्रेस भी चेंज नहीं होगी आपकी, है ना। एरिया तो चेंज हो ही नहीं रही, उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्शन नेग्लेक्ट करिए। अब ध्यान देना, ये छोटा सा पार्ट जो dx है ये कितना स्ट्रेच करेगा? देखो, elongation in length dx। dx लेंथ में कितनी elongation होगी इस छोटे से लेंथ में स्ट्रेस की वजह से, वो निकालता हूं। कैसे निकालते थे अपन? यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होगा था? F बाई ए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था हमारे पास। मतलब इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? डेल्टा L इज इक्वल टू F बाई ए, क्या हो गया? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ, L चला गया ऊपर, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। ये L लिखा है मैंने, नहीं दिख रहा तो समझना जूम करके। स्ट्रेस इन ये F बाई ए की जगह स्ट्रेस, L चला गया ऊपर इनटू ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L इधर बाई इधर, यंग्स मॉडुलस। तो यहां पे लेंथ कितनी कंसीडर कर रहा हूं मैं? dx। यहां पे निकाल रहा हूं मैं कि dx लेंथ में कितनी इलॉन्गेशन होगी इस वाले स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस कितना हो गया? स्ट्रेस ये रहा आपका,
W इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल ए, ये स्ट्रेस इंटू एल लेंथ, तो कितनी लेंथ, dx में निकाल रहा हूं मैं, अपॉन यंग्स मॉडुलस y। क्लियर है पॉइंट? ये मतलब dx लेंथ में इलोंगेशन आ गई, सब कुछ मैथमेटिकल काम कर दूं तो आ गया यहां से w इंटू एल माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई एल ए वाई। क्लियर पॉइंट? ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो डी हमने क्या क्या करा अभी तक, मैंने फिक्स सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकाल ली, फिक्स सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रेस निकाल लिया, तो अच्छा dx और आगे बढ़ूंगा तो स्ट्रेस तो चेंज होगी नहीं, तो मैं यही पता कर रहा हूं कि जो dx लेंथ है इस स्ट्रेस की वजह से कितना स्ट्रेच हुई, तो स्ट्रेच कितना होगी, डेल्टा एल बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसी फॉर्मूले से, स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन वाई। तो स्ट्रेस तो ये रहा आपका, और लेंथ कितने लेंथ में इलोंगेशन देख रहा हूं मैं, dx लेंथ में, इसलिए l की जगह यहां पे मैंने लिखा dx और ये आ गई वैल्यू। टोटल इलोंगेशन चाहिए, ये x के रेस्पेक्ट में टोटल इलोंगेशन, अगर ये चाहिए तो आप इसे इंटीग्रेट कर दें, ये थोड़ा सा है dx लेंथ में और ऐसे बहुत सारे dx है इसके अंदर लेंथ जो एक्सपैंड होंगे, तो टोटल इलोंगेशन से इंटीग्रेट करके मिल जाएगा आपको w इंटू एल माइनस एक्स बाई एल ए वाई dx। dx लेंथ का इलोंगेशन निकाला हमने और उसे इंटीग्रेट कर देंगे अगर आप, तो पूरे रॉड में इलोंगेशन मिल जाएगी आपको कितनी मिली है। अब ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x यहां से स्टार्ट होंगे तो x 0 और लोअर एंड तक पहुंच गए तो x l, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से l तक। अब इंटीग्रेट कर दो भाई, ये आ गया w अपॉन एल ए वाई, ये इधर ये इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया l dx का इंटीग्रेशन lx और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से l, लिमिट रखने तो आ गई वैल्यू w अपॉन एल ए वाई, लिमिट रखते हैं अगर तो आगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये आगे एल स्क्वायर बाई 2, काट पीट कर दे तो एक एल यहां से कट गया, तो ये वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल अपॉन 2a y। पूरे रॉड में इतनी इलोंगेशन होगी। तो ये ब्रिलियंट क्वेश्चन था ये यंग्स मॉडुलस का, जहां पे मुझे इंटीग्रल कैलकुलस की मदद लेनी पड़ी। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं और इसके बाद इंटीग्रेट करके रिजल्ट आप ला सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। एक लिक्विड ड्रॉप है जिसके अंदर में प्रेशर हमने बोला P0, बाहर में प्रेशर बोला हमने 2P0, इनिशियल वॉल्यूम बोली V0, कंप्रेसिबिलिटी बोल ध्यान दें के। तो कह रहे हैं कि डिक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम कितनी है वो निकाल के बताओ। लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड गैसेस के डिफाइन करते हैं अपन बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माइनस साइन क्यों, अभी बताया था आपको, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगी। बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू 1 बाई K, K इज इक्वल टू 1 बाई B, तो B इज इक्वल टू आ गया 1 बाई K। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल F बाई A क्या बोला हमने, प्रेशर। लेकिन सिर्फ ये प्रेशर नहीं है, ये एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर, क्योंकि एक्सेस प्रेशर से ही कंप्रेशन होगा आपका। तो इसलिए यहां पे अभी लिखा था मैंने यहां पे P डेल्टा V बाई V है ना, तो यहां पे इसको P ना लिख के आप चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन मत करो, समझने आप लिख ही लो। डेल्टा P लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेल्टा P वो एक्सेस प्रेशर है जिसकी वजह से कंप्रेशन होगी। कैलकुलस मतलब ये हो गया माइनस डेल्टा P इंटू V बाई डेल्टा V। बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलस की पड़ेगी जरूरत, तो बहुत जगहों पे आपको मिल सकता है ऐसा भी माइनस V, डेल्टा P को लिख देंगे dP और डेल्टा V को लिख देंगे dV। तो ये फॉर्मेट भी जरूर इस्तेमाल में आ सकता है जहां पे बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन में कैलकुलस आ जाए, खासतौर पे थर्मोडायनामिक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था, F1 को प्रेशर P लिखा था हमने, तो जो P है वो क्या है, एक्सेस प्रेशर है जिसकी वजह से कंप्रेशन होगी।
मतलब प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड, वही होगा एक्सेस प्रेशर। तो डेल्टा पी लिखे तो ज्यादा बेटर है। तो अभी आपने जहां पे नोट करा था, जहां पे पी लिखा था आपने वर्क मॉडुलस में, आप उसे करेक्ट कर लें, डेल्टा पी लिख दें तो ज्यादा सुटेबल लगेगा। क्लियर है पॉइंट? ये एक्स जो एक्सेस प्रेशर होगा वही तो कंप्रेशन लाएगा, है ना ये। और इसका वर्क मॉडुलस का ये फॉर्मेट है, ये कैलकुलस का फॉर्मेट भी है, डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो ये भी याद रखें, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो बल्क मॉडुलस याद रख सकते हैं अपन माइनस डेल्टा वी अपॉन पी, या कैलकुलस का फॉर्मेट माइनस वी गया ऊपर, डेल्टा पी की जगह डीपी, डेल्टा पी की जगह डीवी। तो जहां पे आपने बल्क मॉडुलस अभी पढ़ा था वहां पे ये फॉर्मेट लिख ले, पी की जगह, बाकी सबको ठीक है, पी की जगह डेल्टा पी कर दे, और ये कैलकुलस वाला फॉर्मेट भी याद रखें, डिफरेंशियल फॉर्मेट। अब आओ देखो इधर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का रेशियो आ गया आपका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉड 1/k इज इक्वल टू बी, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर, इसे लिख सकते हो, एक बार लिख देता हूं मैं, माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी, ये लिख दिया यहां से। डेल्टा पी का मतलब हो गया प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड, जो एक्सेस प्रेशर है वो, वी मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है, और डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जो हमारा सवाल है। तो सॉल्व कर लो, अभी क्या बता है इसके अंदर, 1/k इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर 2v0, अंदर का प्रेशर T0, इनिशियल वॉल्यूम v0, डेल्टा v, ये हमें चाहिए। तो यहां से वैल्यू आ गई डेल्टा v इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें अगर, तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितनी आ गई, डेल्टा v इधर कर दें तो k इधर गया, तो क्या आ गया, माइनस P0 V0 k, माइनस P0 V0 k। ये है चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी तो वॉल्यूम कम होगी, तो इसलिए डेल्टा वी तो चेंज इन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कम होगी तो जाहिर सी बात है डेल्टा वी नेगेटिव आनी चाहिए, और कायदे से नेगेटिव ये भी आ रहा है। तो इस इलस्ट्रेशन में बल्क मॉडुलस का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा मॉडिफाई करा से, आप वो भी जहन में रखें। क्लियर है पॉइंट? ये जल्दी से आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लें। हम मूव करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल पुली का सिस्टम है, दो ब्लॉक्स हैं, M1 M2 मासेस, M1 1 kg, M2 2 kg, एक मेटल वायर है जो कनेक्ट कर रही है दोनों को। मेटल वायर की ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने बता दी कि 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि रेडियस कितनी होनी चाहिए इस वाले वायर की ताकि ये ना टूटे। तो कौन सी बड़ी बात है, सिंपल पुली में टेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी लिख सकता हूं मैं, T माइनस M1G बराबर M1 है, M2G माइनस T बराबर M2। देखिए सिंपल पुली पढ़ा हुआ हमने, अब रिजल्ट्स याद भी रहते हैं तो यूज करो इसे। ट्वाइस M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। एक्सेलरेशन की जरूरत तो नहीं है, वरना एक्सेलरेशन क्या होता था, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। ये आपका टेंशन, M1 M2 की वैल्यू मालूम है, रख दें, तो ये आ गई 2, M1 1 kg, M2 2 kg बाई 1 प्लस 2, G की वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 10 ही ले लेता हूं मैं, तो कितनी आ गई वैल्यू 40/3 न्यूटन। इतनी टेंशन जनरेट होगी वायर के अंदर। सिंपल पुली में टेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहां तक अगर आप पहुंच गए वीडियोस को फॉलो करते हुए, तो आई होप कि ये सब चीजें आपको याद होंगी, बेसिक है ये। अब स्ट्रेस कितना होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस उन्होंने बोला, ब्रेकिंग स्ट्रेस उन्होंने बोला कि भैया 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू 2 × 10⁹। टेंशन कितना 40/3 ये, और मान लो रेडियस r मान लूं, ये जो वायर है इसका रेडियस r मान लूं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगी πr²। πr² इज इक्वल टू 2 × 10⁹। मतलब यहां से आ गई वैल्यू r² इज इक्वल टू 40/3 पाई, इतने नीचे आ गया, इंटू 2 × 10⁹। अगर ये कैलकुलेट जबानी कर सकते हैं तो ठीक है, यहां से r की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन।
राउंड ऑफ करके। तो ये कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं, निकाल लिया हमने रेडियस। मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि अगर बेसिक चीजें मालूम हो तो कमाल की चीजें नहीं है जो अपन कर ना सके। चलिए एक और इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको मैं इस पे। आइए, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके ये इलस्ट्रेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। कोई खतरनाक सी चीज नहीं, कोई कमाल की चीज नहीं है। 3 मासेस है, M1 M2 M3, तीनों है 3 की जी की। यंग्स मॉडल्स बोल दिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया वायर की दे दी उन्होंने, कह रहे हैं स्ट्रेन कितने डेवलप होगी, ये वायर ए और यहां से यहां तक जो है ये वायर बी। इसमें आओ, मान लो यहां टेंशन है TA, ये भी टेंशन TA, ये टेंशन TB, ये TB और इधर M3G। जी अगर 10 ले लूं मैं और M3 3 है तो ये आ जाएगा 3 × 10 आ जाएगा 30 न्यूटन। 3 × 10 30 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन लिख दो, ब्लॉक इसके लिए लिखोगे अगर तो TA इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × A मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सबका वही होगा। इसके लिखे अगर सेकंड ब्लॉक के लिखो तो लिख सकता हूं मैं TB माइनस TA इज इक्वल टू 3A। TB माइनस TA इज इक्वल टू 3A। और इसके लिए चाहूं तो लिख दूं मैं 30 माइनस TB इज इक्वल टू 3A। ये तीनों इक्वेशंस लिख दी हमने इसके मोशन की। मैंने इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करा क्योंकि ये सब तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अगर गलती से एक बच्चा भी ऐसा है जो इनको समझने में परेशानी में आ रहा हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मैंने डिटेल में पूरे एनालिसिस कर रखी है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया M1 M2 M3 के लिए हमने। अब आओ टेंशन चाहिए तो ही तो स्ट्रेस लिख लेगा। तीनों को अगर जोड़ दें TA TB TB सब कैंसिल, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। जोड़ दूं मैं अगर तो ये आ जाएगी वैल्यू 30 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा 9। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सीलरेशन फ्रॉम फर्स्ट टेंशन ए वाले वायर में। पहले वाले से क्या लिख सकते हैं 3A, तो 3 × 10/3 कितनी आ जाएगी वैल्यू 10 न्यूटन। वायर ए में टेंशन ये आ गया 10 न्यूटन। सेकंड में रख दें फ्रॉम सेकंड में लिख सकता हूं TB माइनस TA की जगह लिख सकता हूं यहां से 10 न्यूटन इज इक्वल टू 3A 3 और A की जगह ये 10/3 तो वायर B में टेंशन आ गई 10 + 10 20 न्यूटन। क्या पूछ रहे हैं वो स्ट्रेन पूछ रहे हैं। कौन से वायर में? दोनों वायर, वायर ए वायर बी दोनों में। हमने पढ़ा है कि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्ट्रेन को लिख सकते हैं अपन स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस। दोनों वायर का यंग्स मॉडुलस वही है जो क्वेश्चन में दिया उन्होंने 2 × 10⁻11। अलग भी दे सकते थे, क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट दे सकते थे, लेकिन सेम ही दिया उन्होंने ईच वायर। निकाल लो। स्ट्रेन निकालना है वायर ए में तो निकालेंगे स्ट्रेस इन वायर ए बाई यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस इन वायर ए क्या हो जाएगा टेंशन इन वायर ए डिवाइडेड बाई एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11। अब इसको जरा यूनिट कन्वर्ट कर देना, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। टेंशन मालूम है ही, ये मालूम है ही, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं आप, वो आप करेंगे। और स्ट्रेन चाहिए आपको वायर बी में तो वही कहानी स्ट्रेस इन वायर बी बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर बी। तो वायर बी और ए का यंग्स मॉडुलस वही है, तो स्ट्रेस इन वायर बी हो गया टेंशन इन वायर बी बाई एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस वही है 2 × 10⁻11। डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर लेना भैया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है
इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, उसके बाद सॉल्व करना। क्लियर है पॉइंट ये? तो देख लें आप ये, तो यंग्स मॉडुलस या वर्ग मॉडुलस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो इसमें कोई परेशानी आपको बहुत ज्यादा होगी नहीं। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यंग्स मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रेसिड्यूटी क्या है, ये बातें समझ में आई होंगी और इलस्ट्रेशंस की चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं मिलता, आज के सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, मिलता हूं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।